हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटोर में स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बताया था कि सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। आज हम बताएंगे कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और कितनी तरीके से चेंज कर सकते हैं। इधर हम 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे सही से, क्योंकि हमारा हेल्थ थोड़ा बिगड़ गया था और हमारा आवाज़ भी सही से नहीं निकल रहा था, इस वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल, जैसे एक सेट है जो कि 3 एलिमेंट को कलेक्ट कर रहा है, 1 2 3। देखो, इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करोगे। S1 बराबर, यही S के इक्वल है, S1 बराबर या तो S ही लिखो, S बराबर x सच दैट x minus 1, x minus 2, x minus 3 इक्वल्स टू 0। ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हो x such that x स्क्वायर x minus 1, x minus 2, x minus 3 इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेंगे हमारे पास वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। बट यहाँ पे एक और कंडीशन दे दिया है कि x का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 0 इसमें नहीं आएगा। कौन कौन आएगा? 1 2 3, ठीक है। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो x सच दैट x belongs to natural number and x greater than equal to 1 less than equal to 3। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि ये कितने तरीके से लिखे जा रहे हैं। एक रोस्टर फॉर्म है, एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म है, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इनफाइनाइट मेनी वेज में हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज हम इनफाइनाइट वे में हम इसको क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि रोस्टर फॉर्म को हम जो है इनफाइनाइट मेनी वेज में हम क्या कर सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ही तरीके में, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया हम कैसे जो है ये रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत सारे तरीके में हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल s बराबर 1 2, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं s बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए, यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपके पास x इक्वल टू 1 आएगा और माइनस 1 आएगा। बट माइनस 1, ध्यान रहे, 1 नेचुरल नंबर नहीं है, तो कौन होगा? 1 होगा। मॉड ऑफ x माइनस 2 0 कीजिएगा, तो मॉड ऑफ x बराबर 2, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 2, बट माइनस 2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर x इक्वल टू 2। तो इसमें भी 2 एलिमेंट आए, 1 और 2। फिर इसको ये भी लिख सकते हो x सच दैट x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हम कितने तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब एक रोस्टर फॉर्म को हम इनफाइनाइट वेज में हम क्या कर सकते हैं, रोस्टर या सेट बिल्डर फॉर्म में हम चेंज
कर सकते हैं। बट सेट बिल्डर फॉर्म को यूनिक वेज में हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रहता है, टाइप एंड रूल लिखा हुआ रहता है। जब रूल को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एलिमेंट आता है, तो उस एलिमेंट को हम क्या करते हैं, कॉमा में लिखे, उसको कॉमास के अंदर में लिख देते हैं। जब उसमें एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर ही दिए तो वह तो सिंगल नोटेशन हुआ ना, सिंगल, ये जो हुआ 1,2। अब 2,1 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट के एलिमेंट को रीअरेंजमेंट भी कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह सेट जो होगा सेम ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम यूनिक वेज में ही यहाँ पे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। बट रोस्टर फॉर्म को हम इनफाइनाइट वेज में हम क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट, ये सब के बारे में। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करें, क्या एम्प्टी कलेक्शन दैट इज एम्प्टी सेट है ना, क्या एम्प्टी कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा। यदि एम्प्टी कलेक्शन सेट हो जाता है किसी भी रूल के अकॉर्डिंग, तब वह एक सेट बनेगा और उस सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो एक बात बताइए, एम्प्टी कलेक्शन है हमारे पास, क्या है, एम्प्टी कलेक्शन। अब जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमने टेस्ट लिया, ठीक है, एक हमने क्या किया, टेस्ट लिया, जिसमें कि जो टेस्ट है वो 100 मार्क्स के थे। अब हमने कहा कि वे सारे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएं जिनका मार्क्स जो है 80 से एबव है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 80 से एबव ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आता है, जब 80 से एबव नहीं है तो एक भी स्टूडेंट हमारे पास नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है कि वह जो हमारा जो कलेक्शन बन जाएगा वो कैसा कलेक्शन होगा, एम्प्टी कलेक्शन होगा। तो इससे यह पता चला कि जो एम्प्टी कलेक्शन है वो किसी भी रूल के अकॉर्डिंग वो क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि वहाँ पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में एम्प्टी कलेक्शन क्या हो जाएगा, सेट बन जाएगा, और उस कलेक्शन को क्या बोलेंगे, वैसे एम्प्टी कलेक्शन को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो एम्प्टी कलेक्शन बाय एनी रूल इज वेल डिफाइंड। ठीक है, एम्प्टी कलेक्शन बाय एनी रूल इज वेल डिफाइंड and hence that collection is called empty set। ये क्या है, एम्प्टी सेट का डेफिनेशन है। Empty set is denoted by phi। एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं या नल सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं या नल सेट भी कहते हैं। अब समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, कुछ सेट हैं, ठीक है, जिसको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं।
यदि एक भी कलेक्शन नहीं, एक भी एलिमेंट का कलेक्शन नहीं है, दैट एम्प्टी कलेक्शन है, तो वैसे सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं, या वॉइड सेट बोलते हैं, या नल सेट बोलते हैं। और एक एलिमेंट को रखता है तो वैसे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वैसे सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, सिंगलटन सेट। The set containing only one element, the set containing only one element is called singleton set। जैसे एग्जाम्पल, x such that, या x belongs to natural number such that x greater than 0 less than 1। तो बताइए 0 से 1 के बीच में, 0 से 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं? ओनली 1 है। वो क्या है? 1 है। तो ये क्या है? सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट है। इसे एग्जाम्पल यही रहता, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 0 से बड़ा x लेस देन 1, दैट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो इसमें जो है एक भी नेचुरल नंबर आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या है? वॉइड सेट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 5 या इस तरह से। ये क्या है? एम्प्टी सेट है। तो आप समझ गए होंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्स दे रहे हैं। एग्जाम्स कहने का मतलब यह हुआ जो कि माना गया है, ठीक है, जो कि हमेशा सही होगा। ये चीज़ मान लिया गया है, ये प्रैक्टिकली है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो एग्जाम्स हमारा ये है, no any set can be member of itself, no any set can be member of itself। कोई भी सेट जो है खुद में बिलोंग नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, बिलोंग का जो नोटेशन होता है, पहले ये चीज़ जान लो, कुछ सम नोटेशंस के बारे में जान लीजिए पहले। सम नोटेशन, पहला इसका मतलब होता है ए बिलोंग्स टू ए। ए जो है किस में बिलोंग करता है? सेट ए में। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब होता है ए नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये एलिमेंट है, ये क्या है? सेट है। ये जो नोटेशन आप देख रहे हैं, ये नोटेशन का मतलब होता है बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट का नोटेशन है। ये जो है प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है। बी इज प्रॉपर सबसेट। आगे बताएंगे क्या होता है, बट नोटेशन को समझिए। बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब बी
is not a subset of A। उसके बाद ये किसका नोटेशन है? इक्वल का। B इक्वल्स टू A। दो सेट आपस में क्या है? इक्वल है। उसके बाद इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है देयर डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, ये नोटेशंस को ध्यान में रखिए। अब देखिए हमने क्या कहा कि नो एनी सेट कैन बी मेंबर ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब यह हुआ कि A is any set then A not belongs to A। A कभी भी खुद का मेंबर नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली समझिए कि मान लिया जाए आपके पास एक बैग है, ठीक है, तो उस बैग में अदर बैग को भले रख सकते हो, बट उसी बैग में क्या रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो बैग में क्या करते हैं हम? कलेक्ट ही करते हैं ना। तो बैग एक तरह के क्या है? सेट ही है ना। तो यहाँ पे भी जस्ट वही है। ये क्या है? एक सेट है। तो उस सेट को कभी भी उस सेट में नहीं रख सकते हैं। दैट इज कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं पैराडॉक्स के बारे में। पैराडॉक्स किसे बोलते हैं? पैराडॉक्स हम उसे बोलते हैं कि वैसा स्टेटमेंट पैराडॉक्स कहलाता है जब आप उस स्टेटमेंट को आप ट्रू मानते हो तो आपका आंसर निकल के आता है फॉल्स। दैट इज ट्रू आप मानते हो, उसका आंसर क्या निकल के आता है? फॉल्स। दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। यदि आप फॉल्स मानते हो, क्या आंसर निकल के आता है? ट्रू निकल के आता है। तो ऐसे कंडीशन में उस स्टेटमेंट को क्या माना जाता है? पैराडॉक्स माना जाता है। दैट इज स्टेटमेंट है आपके पास। क्या है? स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को यदि आप क्या मानते हो? ट्रू मानते हो, देन आपका आंसर आता है कि यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। या दोनों में से कोई दोनों होगा। ठीक है, एंड आप यदि फॉल्स मानते हो, ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या निकल के आता है? ट्रू निकल के आता है। तो ऐसे कंडीशन में इस स्टेटमेंट को क्या माना जाता है? पैराडॉक्स माना जाता है। दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट हमेशा करता है, कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट को, इसे जो हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी, और सेकेंड कहता है कि ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। तो बताइए
आपको इन दोनों में से कोई एक आंसर को क्या करना है, चूज करना है। आप कहते हो कि इफ पॉसिबल, मान लेते हैं कि ए ऑप्शन ट्रू है, ए ऑप्शन क्या है, ट्रू है, तो ए क्या बताता है कि ऑप्शन बी है, क्या है, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या कहता है कि ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ठीक है, ए जो होगा नहीं होगा। तो आपने ए ऑप्शन को क्या माना था, ट्रू, बट जब माना था तो आपका आंसर क्या आया था, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो ये आप देख पा रहे हैं, यदि ए को सही माने तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यदि बी को हम सही माने देन क्या होता है, देखिए ऑप्शन बी को माने तो ऑप्शन ए क्या है, इनकरेक्ट है ना, ऑप्शन ए क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या कहा था कि ऑप्शन बी हमारा ट्रू है, बट फाइनल आंसर क्या निकल के आता है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। तो यदि आप करेक्ट मानते हैं तो इनकरेक्ट आता है, इनकरेक्ट मानते हैं तो क्या आता है, करेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये किसको फुलफिल कर रहा है, ये पैराडॉक्स। तो ये जो आपका ये जो क्वेश्चंस है ये आपका क्या है, पैराडॉक्स है, दैट इज क्या गया, पैराडॉक्स। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं रसल्स पैराडॉक्स के बारे में। रसल्स पैराडॉक्स क्या है, जो कि रसल्स साहिब के द्वारा दिया गया है, रसल्स पैराडॉक्स। रसल्स पैराडॉक्स, रसल्स पैराडॉक्स ये कहता है देयर इज नो एनी सेट ऑफ ऑल सेट। ऐसा कोई भी सेट आप नहीं बना सकते हैं जो सारे सेट का कलेक्शन हो। जैसे हम ये कह रहे हैं कि आप जो है जितने भी जितने भी सेट हैं सबका कलेक्शन बनाइए, ठीक है, तो क्या वह सेट होगा, यही हमें दिखाना है, क्या वह सेट होगा या नहीं होगा, ये चीज़। तो देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं रसल्स पैराडॉक्स क्या है, देयर इज नो एनी सेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। हमने क्या कहा, देयर इज नो एनी सेट ऑफ ऑल सेट। चलिए मान के चलते हैं कि एक ऐसा हम सेट बना रहे हैं जो जितने भी सेट हैं सबका क्या है, कलेक्शन है। इफ पॉसिबल एक सेट बना रहे हैं x such that x is a set, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक कलेक्शन बना रहे हैं। इफ पॉसिबल ए बराबर x such that x is set, ये जो है क्या है, कलेक्शन है, किसका, सेट का। अब इसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, इज अ सेट। तो देखिए क्या होता है, हमने ये कहा कि एक सेट ऐसा फॉर्म के जो सारे सेट का क्या है, कलेक्शन है। तो देखिए क्या हो जाता है, ए बराबर एक्स एक्स इज अ सेट, इज अ सेट, देन यह क्या है, यह भी एक सेट है, तो यह सेट इसमें चला जाएगा, देन ए बिलोंग्स टू ए। बट हम इसके पहले बताए थे कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे क्या आ गया, खुद का मेंबर, सेट कभी भी खुद का मेंबर नहीं हो सकता है। तो क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो इससे यह पता चला कि यह जो है यह कभी भी सेट नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया,
कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना। तो कहने का मतलब ऐसा कोई भी सेट नहीं बना सकते हैं जो कि सारे सेट का क्या हो, कलेक्शन हो। समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बताते हैं। सबसेट, सबसेट क्या होता है? लेट बी ए एंड बी आर टू सेट्स, then A is subset of B if and only if every element of A also belongs to B। जब A का प्रत्येक मेंबर किसका मेंबर हो, B का मेंबर हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, A जो है क्या है, B का सबसेट है। A is subset of B is written in the form A is subset of B। यस, तो हमने यहाँ ये देखा कि A is subset of B if and only if all x belongs to A implies x belongs to B। A का प्रत्येक एलिमेंट जो है किसका एलिमेंट है, B का एलिमेंट है। यदि ये होगा तो ये होगा, यदि ये होगा तो ये होगा। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है। यहाँ पे अदर फॉर्म में आप अदर डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ये A इज सबसेट ऑफ B, ये फर्स्ट डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन ये भी होगा। A इज सबसेट ऑफ B if and only if there doesn't exist x belongs to A such that x not belongs to B। A का ऐसा कोई भी मेंबर एग्जिस्ट नहीं होगा जो कि B में नहीं है। A का कोई भी मेंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं होगा जो कि B का मेंबर नहीं है। कहने का मतलब है कि A का सारा एलिमेंट किस में है, B में है। एक भी एलिमेंट A में ऐसा नहीं है जो कि B का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन सबसेट का सही है और ये भी डेफिनेशन जो है सबसेट का सही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सबसेट का जो डेफिनेशन है वो कितने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, दो तरीके से, या तो ये या तो फिर ये। तो ऐसे में एक रिजल्ट निकल के आता है, वो ये है, रिजल्ट क्या आता है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये रिजल्ट निकल के आता है। कैसे, देखिए हम प्रूव करते हैं। सबसेट होने के लिए किसी एक कंडीशन को या तो ये इन दोनों में से किसी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जाके वह सबसेट होगा ना। तो देखिए कैसे, ये जो 5 है ये क्या है, एम्प्टी सेट है, और ये जो है कोई आर्बिट्रेरी सेट ले लिया। ठीक है, आर्बिट्रेरी
आर्बिट्रेरी का मतलब है कुछ भी, कोई भी सेट हो, ठीक है, उनमें से कोई एक अपने मन से हमने क्या किया, उठा लिया। ए बराबर आर्बिट्रेरी सेट है। हमें यह दिखाना है कि यह जो एम्प्टी सेट है वो क्या है, सबसेट है। तो देखिए ऐसा एक्स है कोई, यह जो एम्प्टी सेट में कोई भी एक्स नहीं है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू फाई सच दैट एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसा कोई भी एक्स, दैट इज ऐसा कोई भी मेंबर एम्प्टी सेट का नहीं है जो कि ए में नहीं है ना। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट है ही नहीं है। जो एम्प्टी कलेक्शन है इसमें एक भी मेंबर है, इसके पास एक भी मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो सही है कि ऐसा कोई भी एक्स नहीं है इस नल सेट के पास जो कि ए में नहीं है। तो इस कंडीशन को, इस डेफिनेशन को ये जो एम्प्टी सेट है वो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है ना, फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, सिंस देयर डजंट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए यहाँ पे क्या कहोगे, ये जो है एम्प्टी सेट जो है इज सबसेट ऑफ ए। ए क्या है, आर्बिट्रेरी है, कोई भी सेट है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब सेट को हम जो है दो पार्ट, ये जो मान लिया सेट है, ठीक है, सेट। अब यहाँ पे हम ये चीज कह रहे हैं कि, और यहाँ पे सेट हमारे पास दो है, ए है और बी है, ठीक है, दो सेट है हमारे पास। तो यहाँ पे जो सबसेट को हमने बांटा, सबसेट को दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है, सबसेट को दो पार्ट में बांटेंगे। सबसेट दो टाइप का होगा, एक होगा प्रॉपर सबसेट, एक क्या होगा, प्रॉपर सबसेट, और दूसरा होगा इम्प्रॉपर सबसेट। अब आते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो सबसे पहला लिखिए प्रॉपर सबसेट। तो ए एंड बी आर टू सेट्स, पहले सेट डिफाइन कर लीजिए तभी ना। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए इज proper subset of B. A is proper subset of B if and only if A is subset of B and A not equal to B. ठीक है, दैट इज A को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे B का। ये कब होगा, जब A का सारा मेंबर किस में हो, B में हो, और A जो है B के इक्वल नहीं हो। कहने का मतलब यह हुआ, इफ एंड ओनली इफ A इज सबसेट ऑफ B and there exists X belongs to B such that X not belongs to A. That is, कहने का मतलब यह हुआ A का सारा मेंबर किस में है, B में है, और B के पास कम से कम एक मेंबर ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है जो कि A में नहीं है। समझ रहे हैं ना, दैट इज B जो है A से क्या है, बड़ा है। A जो है कंटेन कर रहा है किस में, B में। A जो है प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, ठीक है। कैसा कंटेन कर रहा है, प्रॉपरली कंटेन कर रहा है। प्रॉपरली करने का मतलब यह हुआ
कि बी जो है ए से क्या है, बड़ा है, और बी ए को भी रखता है, दैट इज ए का सारा एलिमेंट बी में है, और बी के पास कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि ए के पास नहीं है। समझे? तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो नोटेशन जो होता है प्रॉपर सबसेट का वो इस तरीके से नोटेशन होता है, ए सबसेट है बट इक्वल नहीं है, दैट इज इक्वालिटी को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ए, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। चलिए समझ गए। अब एक चीज और लिखा रहे हैं, कोई भी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। एनी सेट A is subset of itself। कैसे? देखिए, that is A is subset of A for any set A। वो कैसे? देखिए यहाँ पे पहला डेफिनेशन को फुलफिल करता है कि नहीं सबसेट का। देखिए तो for all x belongs to A implies x belongs to A होता है ना, and hence जब यह फर्स्ट डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि A क्या होगा, सबसेट होगा। किसका? खुद का। तो कहने का मतलब ऐसे सबसेट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सबसेट को इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। एनी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट, वह सबसेट जो होता है खुद का यदि सबसेट हो तो वैसे सबसेट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट इस्तेमाल कीजिए, या फिर इक्वालिटी कंडीशन में इम्प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ itself। ठीक है, एनी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ itself। अब आते हैं सुपर सेट। सुपर, यहाँ जो वर्ड है इससे ही पता चल रहा है कि सुपर करने का मतलब दो सेट है, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन करने का मतलब है सबसेट, है ना, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ए और बी दो सेट है, कंपैरिजन करने का मतलब है कि यहाँ पे ए या तो सबसेट होगा बी का, या तो बी सबसेट होगा ए का, या तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ सुपर करने का मतलब यह हुआ कोई एक, दोनों में से कोई एक सुपर है। सुपर करने का मतलब बड़ा है। ठीक है, कारण ये कह सकते हो ए से बड़ा है, ए से बड़ा जो सेट ए को कंटेन कर रहा है और कुछ एलिमेंट उसके पास वैसे हैं जो कि ए में नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में बड़े वाले सेट को हम क्या बोलेंगे, सुपर सबसेट। क्या है, सुपर सेट है किसका, ए का। दैट इज ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, ए इज प्रॉपर सबसेट of B, then B is superset of A। नोटेशन हम इस तरह से लिखेंगे, नोटेशन ये। ठीक है, B देखिए ग्रेटर देन का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि नहीं। ठीक है, जस्ट उसी टाइप का है। बी क्या है, बड़ा है ए से, बी बड़ा, ए से बड़ा करने का मतलब है कि ए का सारा एलिमेंट तो रखता ही है, बट कुछ ऐसे बी एलिमेंट हैं बी के पास जो कि ए में नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी क्या है, सुपर सेट है किसका, ए का। समझ गए होंगे यहाँ पे कि सुपर सेट क्या होता है। अब आते हैं इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट
two sets A and B are equal set if and only if A is subset of B and B is subset of A. That is, आप समझ गए होंगे कि दो सेट आपस में कब इक्वल होता है। दो सेट आपस में इक्वल तभी होगा जब A का प्रत्येक मेंबर किसका मेंबर हो, B का मेंबर हो, और B का प्रत्येक मेंबर A का मेंबर हो। ठीक है, दैट इज कहने का मतलब है A इक्वल टू B if and only if A is subset of B and B is subset of A। जैसे आपको कभी कभी ऐसा भी प्रूव करना है, टू प्रूफ A इक्वल टू B, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। लेट x बिलोंग्स टू A, मान लीजिए लेट x बिलोंग्स टू A एंड इफ x कोई भी एलिमेंट है A का, आर्बिट्रेरी चूज किए, और आपने माना कि x बिलोंग्स टू A एंड ये इम्प्लाइज कर दे, एंड इट इम्प्लाइज कुछ कंडीशन होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि आपने क्या किया, ये इम्प्लाइज कर दिया, एंड इट इम्प्लाइज x ऑल्सो बिलोंग्स टू B, ठीक है, देन A इज सबसेट ऑफ B, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, एंड इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B, देन ये हो गया। एंड इफ लिख सकते हो, यदि ऐसा होगा तब ना, हमेशा तो नहीं होगा ना, यदि ऐसा होता है तो। एंड नाउ अब सेकेंड नंबर, लेट x बिलोंग्स टू B। मानिए क्यों, क्योंकि A इक्वल टू B यदि हमको प्रूव करना है तो हमको ये प्रूव करना होगा कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में है और B का प्रत्येक एलिमेंट A में है। दैट इज A जो है सबसेट है B का, और B क्या है, सबसेट है किसका, A का। तो हमने क्या किया, लेट x बिलोंग्स टू B एंड इफ, यदि हम ऐसा दिखा देते हैं, एंड इफ इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A, देन B इज सबसेट ऑफ A, क्योंकि B का प्रत्येक मेंबर किसका मेंबर हो रहा है, A का मेंबर हो रहा है। तो ये सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या प्रूव कर दिया, A इक्वल टू B। तो आप समझ गए कि A इक्वल टू B जो है प्रूव करने के लिए हमने क्या कहा, ये सबसेट दिखाया B का, और B किसको सबसेट दिखाया, A का। यदि हमने ऐसा दिखा दिया तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि इक्वल सेट किसको कहते हैं, और इक्वल सेट हमें प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करते हैं। तो कुछ ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑन अ सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, क्योंकि एक सेट से तो ऑपरेशन नहीं होगा ना, जब भी ऑपरेशन होगा तो एक से अधिक सेट के बीच में होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे यूनियन। इसको डिफाइन करेंगे यूनियन को। तो यूनियन क्या होता है, ठीक है, यूनियन को नोटेशन जो होता है, यूनियन का नोटेशन होता है ये। तो A यूनियन B का मतलब होता है, A और B कोई दो सेट है, ठीक है। ये चीज़ पहले मान लीजिए बहुत सारे सेट हैं A B C इस तरह से, तो यूनियन को डिफाइन करें A यूनियन B बराबर वैसे X का कलेक्शन होगा जो कि या तो A का मेंबर होगा या तो B का मेंबर होगा, ठीक है, या तो A का मेंबर होगा या तो B का मेंबर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल A बराबर 1 2 है, B बराबर
2,3 है। तो ए यूनियन बी करोगे तो ए का सारा एलिमेंट होगा इसमें और बी का भी सारा एलिमेंट होगा। बट हमने क्या बताया, सेट होने के लिए रिपीट नहीं करना चाहिए। जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो 1 रहेगा, 2 भी रहेगा। 2 इसमें है, 2 तो हम ले ही लिया, तो 2 दोबारा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेट है ना। तो ए यूनियन बी बराबर 1,2 और कौन आएगा, 3 आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ए बराबर 3, 4, 5, 6, बी बराबर 5, 7, 8, 9। तो ए यूनियन बी इसमें कौन कौन से आएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दैट इज कोई भी एक्स देखिए, कोई भी मेंबर को देखिए, या तो वह ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा। 3 जो है ए का एलिमेंट है ना, 4 ए का है, 5 ए का है, 6 ए का है, 7 क्या है, बी का है, 8 क्या है, बी का। ओके, ये जो 9 है वो किसका है, बी का है। तो आपने क्या देखा कि ए के एलिमेंट को भी रख दिया, बी के भी एलिमेंट को रख दिया, जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार हमने लिखा, ठीक है। तो अब इसका वेन डायग्राम देखिए। ये मान लिया जाए ये एक सेट है ए और ये कोई सेट है बी। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये रीजन, ये जो आपने रीजन देखा, ये क्या है, दोनों का कॉमन एलिमेंट है। दोनों का क्या है, कॉमन एलिमेंट है। जब कॉमन एलिमेंट है तो इसमें 2 बार आ गया, एक बी का भी आया, एक ए का भी आया। तो एक पार्ट हटा देंगे, एक ही पार्ट को रखेंगे, तो कंप्लीट मिला के हमारा जो ए यूनियन बी बनेगा, ये टोटल जितना भी शेडेड रीजन है कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ गया वेन डायग्राम से, ये ए का सारा एलिमेंट तो लिखेंगे ही, बी का सारा एलिमेंट तो लिखेंगे ही, और ये जो कॉमन एलिमेंट है उनमें से एक ही लिखना है, ठीक है। ये चीज़ ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम होता है वो ये होता है, ये कंप्लीट शेडेड रीजन, ठीक है। कंप्लीट से आप क्या कर दीजिए, इसको शेडेड कर दीजिए पूरा कंप्लीटली। तो ये जो रीजन बनेगा यही आपका रीजन किसका बनेगा, यूनियन का। जैसे एक एग्जांपल और देखा जाए, जैसे आपके पास एक सेट है S1 बराबर x सच दैट x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। S2 सेट है x सच दैट x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अब आपको बोल रहा है S1 यूनियन S2 क्या होगा। तो S1 में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे एक -1 आता है, यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब होता है x माइनस 1 x प्लस 1। 1 से बड़ा कोई वैल्यू रखिए, पॉजिटिव आ रहा है ना, ये क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। -1 से छोटा कोई भी वैल्यू रखिए, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसके लिए 0 ही रख के देखिए ना, 0 माइनस 1 निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। बट आपको कौन सा रीजन लेना है, पॉजिटिव वाला। बट 1 नहीं होगा क्योंकि 1 के लिए ये जो टर्म है 0 देगा, बट यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा और -1 भी नहीं होगा, और ये क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। और S2 कहता है कि अब ये केस में S1 में हुआ, ठीक, किस में हुआ, S1 में। अब S2 कहता है कि x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। दैट इज कहने का मतलब ये 0 है, ये ओपन कर दीजिए, ठीक है, और ये ओपन कर दीजिए, और ये क्या होगा, डिलीट होगा क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव बोल रहा है, तो सारे के सारे उधर है। अब S1 यूनियन S2 करोगे, S2, तो ये क्या होता है, S1 यूनियन S2, तो यहाँ पे 0 है ना। तो यहाँ देखिए इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, और इसमें -1 से नीचे सारा है, जितने भी देख रहे हो सब है।
तो वैसे एक्स सच दैट एक्स लेस देन -1 ये भी आएगा, या और क्या आएगा, ये 1 से बड़ा टोटल दे रहा है, ये भी 1 से बड़ा टोटल दे रहा है, लेकिन लेना तो ये देखिए 1 है, 1 से बड़ा ये भी दे रहा है, 1 से बड़ा ये भी दे रहा है, तो 1 से बड़ा ये क्या हुआ, रिपीट करेगा तो एक ही बार लिखेंगे। 0 से 1 में इसमें नहीं है, बट इसमें तो है ना। यूनियन में क्या होता है, या तो ए का एलिमेंट या तो बी का एलिमेंट, जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, तो रिपीट कर रहा है तो इसको एक ही बार लिखे। 0 से 1 इसमें है ना, इसमें नहीं है बट इसमें तो है ना, तो ये पूरा मिला के टोटल आ गया ना ग्रेटर देन 0, या x लेस देन -1 या x ग्रेटर देन 0। ठीक है, x या तो लेस देन -1 होगा, लेस देन -1 क्यों, क्योंकि इसमें जो a में S1 में जो है -1 से छोटा सारा एलिमेंट है ना, b में जो है -1 से नहीं, उससे क्या मतलब है, बट यदि इसमें भी रहता -1 से छोटा तो एक ही बार लिखते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेते ना, किसी एक में तो है ना। अब देखिए -1 से 0 ना इसी में है ना इसी में है, तो उसको नहीं लिए। 0 से 1 में देखा जाए तो 0 से 1 इसमें नहीं है बट इसमें तो है ना, तो 0 से 1 भी लिया। 1 इसमें नहीं है बट इसमें तो है ना, तो 1 भी लिया। 1 से बड़ा इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे, तो 1 से बड़ा भी ले लिए, तो 0 से 1 भी है, 1 भी है, 1 से बड़ा भी है, टोटल करने का मतलब x ग्रेटर देन 0 भी है, तो x लेस देन -1 या x ग्रेटर देन 0, ये इसका यूनियन हुआ, S1 यूनियन S2। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल से फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पढ़िए अच्छे से और कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू।